हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी एंड आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल को कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 27 मार्च वेडनेसडे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सबसे पहला है क्राई फॉर हेल्प, कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। तो ये वाला आर्टिकल आपका आया है एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो कि है स्टूडेंट सुसाइड्स, ठीक है। उसके ऊपर है स्टॉप द वॉर, ये आपका इजराइल हमास वॉर के ऊपर है। सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर अ साइक्लिस्ट मैनिफेस्टो, ये काफी डिफरेंट सा आर्टिकल है। ये आपका काफी है अर्बन प्लानिंग एंड आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। उसके बाद है अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इज ब्रोकन। उसके बाद है नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशन, ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी लास्ट हुआ था दुबई में उसके ऊपर है। आखिरी है कैन एआई हेल्प इन नेविगेटिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ के ऊपर आर्टिकल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल एनालिसिस। तो सबसे पहला है अ क्राई फॉर हेल्प, अ कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला आर्टिकल किस चीज के बारे में है? स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया, क्राइसिस ऑफ कंपटीशन, प्रेशर एंड नेग्लेक्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में स्टूडेंट सुसाइड की घटना, बच्चे जो आत्महत्या कर लेते हैं उसकी घटनाएं बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही हैं। द सोशियो इकोनॉमिक क्लाइमेट इन इंडिया फॉस्टरिंग अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑफ स्टूडेंट सुसाइड, कि इंडिया में अब सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी बनती जा रही हैं कि बच्चे भी अब यहाँ पे आत्महत्या करने लगे हैं। जैसे क्या क्या कि जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, लोगों की बच्चों से उम्मीदें बहुत हाई होती हैं कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करें, तुरंत क्रैक करें, या फिर बहुत हाई अर्निंग जॉब मिले उन्हें, ठीक है। एंड अच्छे ग्रेड्स आए, अच्छे नंबर आए। फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम आर पुशिंग यंग माइंड्स टू द ब्रिंक, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से डेवलप्ड नहीं है, ट्यून नहीं है कि बच्चों को सुसाइड करने से रोके। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाला एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देता है। कि सबसे ज़्यादा ये जो घटनाएं कहाँ पे सुनने को मिलती हैं? कोटा में। द केस ऑफ कोटा हब फॉर एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग एग्जाम्पलीफाइज द प्रेशर स्टूडेंट्स फेस। तो कोटा इसका एक बहुत विविड एग्जाम्पल है कि वहाँ पे स्टूडेंट सुसाइड्स होते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इतना ज़्यादा कोटा में लोग इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी करने जाते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होता है। एंड वहाँ पे जब बच्चे जो हैं 1-2 साल मेहनत कर लेते हैं एंड उनका एग्जाम नहीं निकलता, तब डिप्रेशन में आके, सोसाइटल प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके और डिप्रेशन में आके लोग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब अगर डेटा की बात करें, डेटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पेंट्स अ ग्रिम पिक्चर ओवर 13,000 स्टूडेंट सुसाइड्स इन 2022 विद अ स्टेडी राइज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कि 2022 में 13,000 बच्चों ने आत्महत्या की इंडिया में। तो ये बहुत एक सीरियस मैटर है हमारे कंट्री में। कोचिंग इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्स इन कोटा, तो ये डेटा है हमारे पास और सबसे ज़्यादा कोटा में ये सारे इंसिडेंसेस होते हैं। तो वहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है, उनका क्या कहना है, क्योंकि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं वो कोटा में जाके कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। एंड कोचिंग का करिकुलम जो है इतना रिजिड होता है, इतना रिगरस होता है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा तनाव आता है, मानसिक और शारीरिक तनाव आता है उसको लेकर। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन कोटा हैव इम्प्लीमेंटेड अ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव मेजर्स। तो वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे जो सुसाइड करते हैं, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कुछ कदम उठाए हैं। देखते हैं क्या क्या है। हॉस्टल्स नाउ हैव अ एंटी सुसाइड फीचर टू प्रिवेंट सेल्फ हार्म, बट सिमिलर मेजर्स आर डिफिकल्ट टू इन्फोर्स इन प्राइवेट अकोमोडेशन। तो जो कोचिंग्स हैं, वहाँ के कोचिंग्स के जो हॉस्टल होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ऐसे उपकरण लगे हैं जहाँ पे बच्चे सुसाइड ना कर पाएं। जैसे अक्सर जो बच्चे होते हैं
फांसी लगा के आत्महत्या कर लेते हैं। तो एंटी सुसाइड फीचर्स में जैसे अब नए फीचर्स आने लगे हैं कि जो पंखे हैं प्रेशर पड़ते ही नीचे गिर जाएंगे पंखे, तो उनसे कोई सुसाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो है ये कोचिंग के हॉस्टल्स में ही उपलब्ध हैं, बल्कि जबकि जो प्राइवेट अकोमोडेशंस हैं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। द लोकल गवर्नमेंट हैज टेम्परेरीली सस्पेंडेड रूटीन टेस्टिंग टू रिड्यूस प्रेशर। इसके अलावा और क्या कदम उठाया गया है कि जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, बाई वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, उन पे कुछ ना कुछ रोक लगा दी गई है ताकि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है, ताकि बच्चों पे थोड़ा कम दबाव पड़े। हॉस्टल स्टाफ आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन स्टूडेंट वेलफेयर with a focus on meth administration, psychological support and behavioral counseling। तो जो वहाँ के हॉस्टल होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे इस इशू को टैकल किया जाए। ठीक है, उन्हें अलग अलग चीज़ों में ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे स्टूडेंट वेलफेयर हो गया। ठीक है, बच्चों को अच्छा खाना मिले, उन्हें तो मानसिक सपोर्ट मिले उन्हें, एंड उनका जो बिहेवियर है, स्ट्रेस है, उसमें उनको काउंसलिंग मिले। के अलावा पुलिस एंड हॉस्टल वार्डन्स आर प्रमोटिंग इनिशिएटिव्स लाइक दरवाजे पे दस्तक, नॉक ऑन डोर टू इनकरेज विजिलेंस एंड आइडेंटिफाई स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके ये वाला प्रोग्राम चला रही हैं। ठीक है, जिसका नाम दरवाजे पे दस्तक है, ताकि बच्चों के कमरे में जाके एक बार विजिलेंस की जाए। ठीक है, देखा जाए कि बच्चे तनाव में हैं या नहीं हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप केस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टूडेंट सुसाइड में, या फिर वल्नरेबल सेक्शन के इश्यूज में आप तो केस स्टडी के तौर पे कोट कर सकते हैं। उसके बाद है नेशनल प्रॉब्लम विद डीप रूट्स। ठीक है, अब ये एक नेशनल प्रॉब्लम कैसे है देखिए, तो नेशनल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो 13,000 बच्चों की डेथ हो रही है सुसाइड से 2022 में, ये ऑल ओवर इंडिया का डेटा है। तो पूरे इंडिया में ये वाली प्रॉब्लम इस स्तर पे है। ठीक है, क्या क्या रीजंस हैं देखिए, द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट सीट्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, उसमें बहुत कम सीट्स हैं। लगभग 1000 सीट्स के लिए, 1000 या उससे कम सीट के लिए 10 लाख से ज्यादा बच्चे जो है बैठते हैं एग्जाम देने। एग्जॉर्बिटेंट प्राइवेट कॉलेज फीस हो गया, एंड दैट क्रिएट्स फियर्स कंपटीशन। कि सरकारी कॉलेजेस में बच्चे आराम से एडमिट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा जॉब्स बहुत कम हैं, एंड उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है पेरेंटल प्रेशर टू एक्सेल एकेडमिकली, ऑफन डिसरिगार्डिंग चाइल्ड इंटरेस्ट एड्स टू द स्ट्रेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब पेरेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे दबाव डालते हैं कि बच्चे और अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, एंड इसकी वजह से बच्चे जब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। एंड जो पेरेंट्स भी हैं, ये बच्चों के पर्सनल इंटरेस्ट, जो उनके मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट हो गया, फिजिकल हेल्थ वाला एस्पेक्ट हो गया, इमोशनल हेल्थ वाला एस्पेक्ट हो गया, पेरेंट्स भी इन सारे फैक्टर्स को इग्नोर करके बस कहते हैं कि पढ़ाई करो और नंबर लाओ। तो ये सारी चीजें, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिना सोचे कि बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, ये आखिर में बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देती हैं। द एजुकेशन सिस्टम्स डिस्पैरिटीज एंड फेलियर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स, नेशनल रीजंस क्या हैं, नेशनल लेवल के रीजंस क्या हैं, फैमिलियल रीजंस क्या होते हैं। देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे फ्लॉड है, एंड एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये सारे इश्यूज और क्यों होते हैं। तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कॉलेजेस आर गवर्नमेंट रन, वेल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर ऑफन इनएक्सेसिबल ड्यू टू हाई कॉस्ट। सबसे पहली बात तो इतना ज़्यादा कंपटीशन क्यों होता है, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस जो होते हैं उनकी सीट कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा, और जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं अक्सर उनके एजुकेशन लेवल अच्छा होता है एंड उनकी फीस भी कम होती है। तो जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उनके बच्चे इन तरीके के कॉलेजेस में पढ़ें, क्योंकि वो अफोर्डेबल होते हैं एंड रेपुटेशन अच्छी होती है। लेकिन इसकी वजह से कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि बहुत कम लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, एंड जब नहीं पहुँच पाते तो दूसरा ऑप्शन होता है उनके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं एंड लोगों के लिए अनअफोर्डेबल होते हैं।
ठीक है, तो यह एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना है कि बहुत लिमिटेड स्कोप है बच्चों के पास एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने का एक अफोर्डेबल वे में। ये है आपके एजुकेशन सिस्टम की पहला इशू। दिस क्रिएट्स एन अनइवन प्लेइंग फील्ड विद अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स लैकिंग एक्सेस टू क्वालिटी कोचिंग एंड रिसोर्सेज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं, वो एक महंगी कोचिंग या फिर एक अच्छी क्वालिटी का प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं एंटर कर पाते हैं उसमें, तो उनके लिए एजुकेशन जो है एक प्रिविलेज बन जाती है। ठीक है, एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अच्छी एजुकेशन को। वो जो इसका जो आउटकम होता है ये होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रायोरिटाइज रिजल्ट्स ओवर वेल बीइंग विद फैकल्टी रिजॉर्टिंग टू रेप्रिमांड इंस्टेड ऑफ इंकरेजमेंट। तो तीसरा यहाँ पे एस्पेक्ट एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, जब एजुकेशन पॉलिसी की बात आती है तो यहाँ पे बच्चों की वेलबींग को फोकस नहीं किया जाता है। फोकस बस इस पे किया जाता है कि बच्चों का करिकुलम क्या है एंड उनको नंबर आए। ठीक है, एग्जाम्स क्वालिफाई करें, उनके नंबर आए, बच्चे बैठ के पढ़ें। लेकिन बच्चों की जो वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल, मेंटल वेलबींग, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चे उस पे एडजस्ट कर पा रहे हैं, बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, क्या बच्चे प्रेशराइज फील कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें उनसे अगर नहीं हो पाता है तो उन्हें रेप्रिमांड किया जाता है, उन्हें अलग अलग तरीके के पनिशमेंट दिए जाते हैं। ये आपके काफ़ी सीरियस बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से सुसाइड्स होते हैं। शिफ्टिंग फैमिली डायनेमिक्स एंड सोशल बर्डन। तो यहाँ पे सोशल रीजंस के बारे में अगर देखें तो देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वीकनिंग ऑफ फैमिली बॉन्ड एंड लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड द चिल्ड्रन। कि एक तो फैमिली का प्रेशर होता है एंड अक्सर जो होता है फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चे से, एंड बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो अपने पेरेंट्स से ये नहीं खुल के बोल पाता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है। उन्हें लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की नज़रों में गिर जाते हैं। ठीक है, एंड इसकी और दूसरा रीज़न ये है कि जब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने, तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, एंड जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे रह के, जो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो अक्सर पेरेंट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। Societal expectation and emphasis on academic performance push student to prioritize them over these interests। तो जो समाज भी है हमारा, समाज भी फोकस इसी पे करता है कि कौन कितनी अच्छी जगह से पढ़ा है या कौन कितने अच्छे नंबर ला रहा है, किसका कॉलेज में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, कौन गोल्ड मेडलिस्ट है कि नहीं। जो सिर्फ अचीवर्स होते हैं सिर्फ उनको ही अप्रिशिएट किया जाता है, ना कि कोई व्यक्ति जो बहुत मेहनत कर रहा हो या बहुत वर्क हार्ड कर रहा हो, हार्ड वर्क दे रहा हो। एंड जब ऐसा होता है तो बच्चे भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, एंड जब सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं तो जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उन्हें सैक्रिफाइस कर देते हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं देते। फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू फीलिंग ऑफ शेम, डेस्पेयर एंड आइसोलेशन, इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी। एंड जब ऐसा होता है, जब समाज के उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उनके अंदर एक शर्म की भावना आ जाती है, एक डेस्पेयर आ जाता है, हेल्पलेसनेस आ जाती है और अपने को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, सबसे अलग करके अपने सोशल कनेक्शंस को काट के आइसोलेट हो जाते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए, बात करी है कि नीड फॉर होलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जरूरत है। ठीक है, अलग अलग डायमेंशंस को ध्यान में रख के हमें इस क्राइसिस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। कैसे कि सबसे पहले तो एक ऐसा सोशल इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पे एम्पैथी हो, ठीक है, करुणा हो, एंड एक्सेप्टेंस इज क्रूशियल, कि बच्चे जैसे हैं, अच्छे हैं एंड कुछ अलग हैं, तो दोनों चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए सोसाइटी को। बच्चों को आगे प्रोत्साहित करना चाहिए कि भले ही बच्चों का बैकग्राउंड जो भी हो या बच्चों की परफॉर्मेंस जैसी भी हो, ताकि उनको एक सोशल सपोर्ट मिल सके कि हाँ, वो जो कर रहे हैं वो कुछ खराब बात नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड गो बियॉन्ड अ प्योरली एकेडमिक फोकस। की जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है
उसको भी अब थोड़ा बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, बच्चों को इनकरेजमेंट देना चाहिए। अगर बच्चे डिप्रेशन में हैं, एंग्शियस हैं या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आके ओपनली बता सकें कि ये दिक्कतें हैं। एंड जो एजुकेशन सिस्टम है उसका फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस है, उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। Societal expectations need to shift to value well-rounded individuals over solely academic achievement की जो हमारा सोसाइटी भी है उसको भी अब सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट या फिर हाई मार्क्स या फिर हाई अच्छे कॉलेज को ही सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए समाज को कि ऑल राउंड इंडिविजुअल्स बनाएं। And social infrastructure must become more supportive, address the need of the young people। और जो हमारे social structure हैं, जो family structure है हमारा, जो society है, उसको भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को और ज़्यादा सपोर्ट करे और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, और जो ज़रूरतें हैं नौजवान बच्चों की, स्कूली बच्चों की, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करे, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे। तो कंक्लूजन में देखिए यही है कि स्टूडेंट सुसाइड जो है इंडिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक चीज का संकेत है। संकेत किस चीज का है कि हमारे अलग अलग डायमेंशंस में, सोसाइटी में, एजुकेशनल सिस्टम में, एकेडमिक्स में काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, काफी ज्यादा इश्यूज हैं, जिनका नतीजा अब सामने आ रहा है स्टूडेंट सुसाइड के तौर पे। एंड इसको हमें एक होलिस्टिक तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है, जिसमें सबका कोलैबोरेशन हो, और बच्चों के नजरिए से हमें इस इशू को कर्व करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। एंड कोशिश करिए आप इससे पॉइंट्स उठा के अपने आंसर्स में लिख। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पे। ये वाला आर्टिकल है आपका स्टॉप द वॉर, इजराइल मस्ट हीड द यूएनएससी रेजोल्यूशन फॉर सीज फायर। अगर इसकी रेलेवेंस की बात करें तो हम पहले भी वैसे इजराइल हमस वॉर के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, कोई भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, उसको अक्सर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है कि इजराइल हमस वॉर में वॉर चल रहा है तो उसका आसपास की ज्योग्राफी, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है, कौन से वाटर बॉडीज हैं, कौन से स्ट्रेट्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, मिनरल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो न्यूज में हैं, ये सारी चीजें अक्सर आती हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे यूएनएससी की बात हो रही थी, तो यूएनएससी एंड आपके यूएन के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है कि यूएनएससी क्या है, इसका क्या कंपोजिशन है मेंबर्स का, इसका क्या वोटिंग पैटर्न है, इसके क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। एंड अगर मेंस की बात करें तो ये आपका आर्टिकल जो है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में अलग अलग कौन सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं एंड उनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। एंड बेसिकली आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स कि जब यूएनएससी की बात करते हैं तो यूएनएससी जो है आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स के संबंध में आता है, तो इसमें क्या चल रहा है, क्या इश्यूज हैं इन सब चीजों से रिलेटेड, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए ये आर्टिकल क्या कह रहा है, इजराइल मस्ट हीड द यूएनएससी रेजोल्यूशन फॉर सीज फायर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इजराइल इसे नहीं मान रहा है। इजराइल जो है सीज फायर नहीं करना चाहता है, एंड यही आर्टिकल है कि इजराइल को करना चाहिए। 5.5 months after Israel's assault on Gaza began, in which 32,000 Palestinians have been killed, another 74,000 injured, more than 90% of the population displaced, and nearly all them pushed into devastating hunger crisis. UNSC March 25 called for immediate ceasefire, release all hostages held by Hamas। तो देखिए चल ये रहा है अभी तक इजराइल हमस वॉर में लगभग 5.5 महीने हो चुके हैं, जिसमें इजराइल के अटैक के बाद लगभग 32,000 पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 74,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो घायल हो चुके हैं। एंड लगभग 90% जो पैलेस्टीनियंस थे वो बेघर हो चुके हैं। एंड लगभग सारे के सारे पैलेस्टीनियन जो हैं आपके भुखमरी के शिकार में आ गए हैं। इसी के चलते 25 मार्च को देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक सीज फायर की घोषणा के लिए एक रेजोल्यूशन लिया।
एंड बोला कि इजराइल को रोकना चाहिए अपना अटैक, एंड हमास ने भी जितने भी हॉस्टेजेस रखे हैं, इजरायली बंधक बना रखे हैं, उन सबको छोड़ना चाहिए. The United Nations, which has vetoed every UN resolution earlier, has called for an immediate ceasefire in Gaza, abstained this time, signaling a change in Biden administration policy towards the war. तो देखिए अभी तक क्या होता था, जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये ऐसी बात आती थी, तब हमेशा यूनाइटेड नेशन जो है इजराइल को सपोर्ट करता था एंड इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता था, ठीक है, कैंसिल कर देता था. लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन ने एब्सटेन किया है, मतलब कुछ नहीं किया है, ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है. तो ये पहले से एक दूसरा चेंजिंग स्टैंड है. पहले जो है यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता था, अभी एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है. तो यूनाइटेड नेशन का बदलता हुआ रुख दिखाता है. All other members of UNSC, including Britain, which until recently has resisted to back a ceasefire, voted for the resolution. And जितने भी देश थे, अलग अलग देश जैसे कि ब्रिटेन, जो अभी तक इजराइल को सपोर्ट करते थे, धीरे धीरे अब वो भी इस रेजोल्यूशन में सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, सीज फायर होना चाहिए, फायरिंग जो है रुकनी चाहिए, वॉर जो है रुकना चाहिए. Israel responded angrily, cancelling a planned visit of Prime Minister Benjamin Netanyahu's close cabinet to Washington, and backed by China and Russia, blasting a resolution for not conditioning a ceasefire on the release of hostages. But beneath the anger outburst lies Israel's weakness. तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनालिटिकल पॉइंट बताया जा रहा कि जो इजराइल है, इसने जो भी देश अब इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो पहले सपोर्ट करता था, अब इजराइल उनके विरोध में आवाज उठा रहा है. कि जैसे अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में इजराइल की एक विजिट थी, तो उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है. एंड इजराइल ये कहता है कि हॉस्टेज के रिलीज के बाद ही सीज फायर होगा. जब तक बंधक रिलीज नहीं होंगे, इजराइल जो है सीज फायर करता रहेगा. लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो गुस्सा है इजराइल में, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे इजराइल की कमजोरी है. Israel leaders have repeatedly said in recent weeks that invasion of Rafah, the southernmost town where some 1.4 million Palestinians have been killed, was in the offing. ठीक है, it would be highly inappropriate after 14 members of UNSC called for an immediate ceasefire for Israel to launch an attack on Rafah, which could end up in another bloodbath. तो देखिए यहाँ पे कुछ समय पहले इजराइल ने बोला कि इजराइल जो है राफा एक वहां पे जगह है जो कि सदर्न एरिया में आती है, एंड इजराइल ने बोला कि अब उस पर अटैक होने वाला है. एंड ये काफी सोचने वाली बात है. यूनाइटेड नेशन के ऐसे रेजोल्यूशन के बाद इजराइल और अटैक करने के धमकी दे रहा है. द लेटेस्ट वॉर वॉज ट्रिगर्ड बाय हमास. तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि ये हुआ कब था. देखिए अक्टूबर 7 को हुआ था. हमास ने इजराइल पर अटैक करा और लगभग 1200 इजरायलीज जो है मार दिए. इजराइल हैड द सिंपैथी एंड द सॉलिडारिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑन दैट डे. कि जितने भी देश हैं, सारे के सारे देशों ने सहानुभूति जताई अपनी इजराइल के साथ कि जो इजराइल के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है. लेकिन आगे के कुछ महीनों में इजराइल ने क्या किया कि पूरी की पूरी पैलेस्टीन की जनता को सजा दी. ठीक है, कैसे दी वो हम शुरुआत में देख चुके हैं. हमास ने जो किया उसकी सजा पूरे इजराइल को भुगतनी पड़ी. एंड अब ये हो रहा है कि पूरी दुनिया, सारे के सारे देश अब इस पे अपनी टिप्पणी दे रहे हैं. If Israel makes an objective assessment, it should immediately abide by the UNSC resolution declare ceasefire. तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इजराइल को समझदारी दिखानी चाहिए, तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सीज फायर वाला जो है उसे मान लेना चाहिए. कि कहीं ना कहीं इसलिए कि अक्टूबर 7 में जो अटैक हुआ था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखिए कहीं ना कहीं इजराइल की होती है. क्योंकि इजराइल जो है डिफेंस के मामले में इतना स्ट्रांग देश है, फिर भी उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक हो जाता है. तो इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं इजराइल का सिक्योरिटी फेलियर हुआ है एंड एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हें उठानी चाहिए. लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय वो और अटैक कर रहे हैं और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं. तो आगे चल के जब ये चीज अगर सामने आती है तो इजराइल के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है. Instead of doing that, he went to war with full force without proper achievable target. And जिम्मेदारी लेने से पहले ही, जिम्मेदारी लेने के बजाय बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे युद्ध घोषित कर दिया एंड बिना किसी टारगेट के, बिना किसी एक एंड गोल के वॉर डिक्लेयर कर दिया. एंड महीनों तक ये जो युद्ध है ये चला आ रहा है. और गाजा जो है अब एक
रबल में बदल चुका है, कि जितनी भी वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर था सब ध्वस्त हो चुका है, ठीक है, एंड बहुत तबाही हो चुकी है। लेकिन अभी तक इजराइल ने ना ही हमास को खत्म किया है, ना ही हमास की एक्टिविटीज को, ना ही अपने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर पाया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इतने महीनों से इजराइल जो है डिस्ट्रक्शन तो कॉज कर रहा है, लेकिन जो जस्टिस है वो नहीं एक्वायर कर पा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इज इमेंसली अनपॉपुलर एंड हिज कोलिशन पार्टनर्स आर एट विद वॉर विद वन अनदर। एंड दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि जो इजराइल है, इजराइल में जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट है वो बहुत ज्यादा अब लोकप्रिय नहीं है, एंड उसके जो कोलिशन वाले पार्टनर्स हैं उनमें भी अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। The war has also increased Israel's isolation with tensions rising with its ties even with its close partner in the US। कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इजराइल के गुस्से की वजह से क्या हो रहा है कि इजराइल जो है अकेला पड़ता जा रहा है, ठीक है, आइसोलेट होता जा रहा है, और जो इजराइल के जो मित्र राष्ट्र थे जैसे यूएस, उनसे भी अब डिस्टेंस होता जा रहा है। If Israel war continues, if Israel continues the war with no clear end in sight, it will only worsen the domestic and international challenges it is facing. Besides killing more Palestinian, तो अगर इजराइल ये कंटिन्यू करता है अपना ये युद्ध बिना किसी एक लक्ष्य के, तो इजराइल के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं और इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं वो और खराब ही होते जाएंगे, और साथ ही साथ और पैलेस्टीनियंस की मृत्यु होती जाएगी। मिस्टर नेतन्याहू फेसेस टू चॉइसेस। तो जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास देखिए अभी बताया जा रहा है दो चॉइसेस हैं। ही कैन टेक द मैसेज फ्रॉम यूएनएससी सीरियसली एंड स्टॉप द वॉर, ठीक है, और ही कैन कंटिन्यू टू लीड हिज कंट्री इन द डार्क स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर। तो उनके पास अब दो ऑप्शन है, या तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन मान लें और फायरिंग और युद्ध रोक दें, इनको जो सारे और हमास को भी सारे हॉस्टेजेस रिलीज कर दें, या फिर ये जो एक डार्क वॉर है, ठीक है, वो चलाते रहें। ये हो गया आपका सेकंड आर्टिकल। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे आर्टिकल, सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर अ साइक्लिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। तो चलिए इस आर्टिकल के बारे में देखते हैं कि साइकिलिंग के बारे में ये आपका आर्टिकल है कि हमें साइकिलिंग को लेके कैसे नजरिया बदलना चाहिए और सिटीज में साइकिल का यूज और बढ़ाना चाहिए, और साइकिल को यूज करके एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमें लानी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि काउंटरिंग द कार सेंट्रिक नैरेटिव, सरप्राइजिंग रेजिलियंस ऑफ साइकिलिंग, ठीक है, कि अभी जो हमारे सिटी में सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कार सेंट्रिक है, लेकिन साइकिलिंग के भी बहुत सारे फायदे हैं। डिस्पाइट द डोमिनेंस ऑफ कार कल्चर, राइजिंग व्हीकल ओनरशिप, साइकिल ओनरशिप इन इंडिया हैज शोन सरप्राइजिंग रेजिलियंस, की हमारी कंट्री में अर्बन ग्रोथ हो रही है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, की वजह से लोग और भारी मात्रा में गाड़ियां ले रहे हैं, ठीक है, कार कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इंडिया में साइकिल की जो सेल्स हैं वो भी अभी भी बढ़ी हुई हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, जो कि आपका 1998, 99 और 2019-21 का देखें, तो इतने सालों में लगभग 20 सालों में साइकिल ओनरशिप, कई सारे स्टेट्स में साइकिल ओनरशिप बढ़ ही रही है, लोग कार के साथ साथ साइकिल्स भी खरीद रहे हैं। एंड कुछ जगहों पे ऐसा है कि जो साइकिल ओनरशिप है वो कार ओनर से और भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है कि इंडिया में साइकिल की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ रही है। इंक्रीज ओनरशिप लीड्स टू हायर यूजेज स्पेशली अमंग चिल्ड्रेन, कि अगर लोग ज्यादा साइकिल्स खरीद रहे हैं तो उसका यूजेज भी ज्यादा बढ़ रहा है, खासकर बच्चों के बीच में। एक रिसर्च के बारे का देखें जो कि एनालाइज करता है, एक रिसर्च यहाँ पे बात करी है कि जो देखता है कि बच्चे, आईआईटी दिल्ली की रिसर्च है कि बच्चे स्कूल कैसे ट्रैवल करते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, बस या किससे। तो 2007 से 2017 के बीच में देखा गया कि जो बच्चे हैं, बच्चे जो साइकिल से स्कूल जाते हैं उनकी संख्या बढ़ी है 6.6 से लगभग 11.2%, तो थोड़ा सा बस ट्वाइस से थोड़ा सा कम, विद अ शार्पर राइज इन रूरल एरिया। और अगर गांव की बात करें तो गांव में ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज है, 6.3 टू 12.3 इंक्रीज। तो बच्चों में साइकिल का यूजेज बढ़ रहा है। And the research suggests a strong correlation between bicycle distribution scheme implemented by government and increased cycling to school. And यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल अलग अलग स्टेट जो होते हैं वो बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलाते हैं कि बच्चों को मुफ्त में साइकिल देते हैं।
एंड ये जो इंक्रीज है ये खासकर इन स्टेट्स में ज़्यादा इंक्रीज दिखता है। एंड अलग अलग यहाँ पे फिर स्टेट की बात करी है कि जैसे बिहार में ये जो बच्चे हैं साइकिल से स्कूल जाने वाले वो 4 गुना बढ़ गए हैं। एंड वेस्ट बंगाल में देखिए, बिहार में ये बीडीएस स्कीम है, बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, वहाँ पे लाने के बाद 4 गुना बच्चे साइकिल से जाने लगे हैं। वेस्ट बंगाल में वहाँ पे सबूझी साथी स्कीम चलती है, वहाँ पे 3 साल में बच्चों का साइकिल से स्कूल जाना लगभग 12% बढ़ा है। तो इंडिया में दिख रहा है कि बच्चे और ज़्यादा साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस सोशल इम्पैक्ट देखते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है आपका शिक्षा पे और आपके रोजगार पे। Evaluation of the BDS in Bihar and Karnataka suggests positive association with girls enrollment in higher grade and appearing for senior school सेकेंडरी स्कूल एग्जाम। तो ऐसा पाया गया है, ये जिस स्टेट में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम दी गई है वहाँ पे लड़कियों का हायर ग्रेड्स में, हायर क्लासेस में एनरोलमेंट बढ़ा है और ज़्यादा बच्चियाँ हायर क्लासेस में दाखिला ले रही हैं एंड जो हायर एग्जाम के स्कूल हैं उनमें अपीयर भी हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है। एक्सेस टू साइकिलिंग अलाउज चिल्ड्रन फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन टू अटेंड स्कूल। एंड इससे ये भी होता है कि जो दूर दराज के रहने वाले बच्चे होते हैं, पहले पैदल नहीं आ पाते थे स्कूल दूर होने पे, लेकिन साइकिल की वजह से अब आ पा रहे हैं, तो उनका अटेंडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अटेंडेंस बढ़ रहा है। उसके बाद small scale experiment in Bengaluru providing cycles and training to low income garment factory led to 2/3 shift टुवर्ड्स साइकिलिंग फॉरवर्ड। तो ऐसा भी पाया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट में अगर कर्मचारियों को साइकिल दें, कर्मचारियों को जब जो लो इनकम गारमेंट फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको साइकिल देने के बाद और ज़्यादा लोग जो हैं साइकिल प्रेफर करने लगे काम आने के लिए। अफोर्डेबिलिटी emerged as a key barrier with many women previously walking or relying on bus। तो यहाँ पे एक जो बाधा दिखाई देती है वो ये है अफोर्डेबिलिटी की। कई लोग जो है साइकिल जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए नहीं ले पाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो वुमेन हैं अक्सर पैदल जाती हैं या बसेस यूज करती हैं, वो इसलिए क्योंकि एक बार में साइकिल वो नहीं खरीद पाती। तो एक्सपैंडिंग बीडीएस एंड एड्रेसिंग अफोर्डेबिलिटी की हमने देखा कि बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो एक अच्छी स्कीम है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उसको और ज़्यादा आगे कैसे बढ़ाएं। एंड अफोर्डेबिलिटी वाला जो इशू है कि लोग साइकिल नहीं खरीद पाते महंगी होने के कारण, उसको कैसे सॉल्व करें। कि जो बीडीएस वाला एनालिसिस बताता है वो ये बताता है कि अगर हम साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो उसका यूजेज बढ़ता है। इसका मतलब कि साइकिल की डिमांड इंडिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जो कम इनकम वाले हाउस होल्ड हैं। तो और ये जो ऑथर हैं ये रिकमेंड करते हैं कि इंडिया में जो बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। एंड अभी तक जो है ये रूरल एरियाज में होता था, लेकिन ये अर्बन एरियाज में भी करना चाहिए। रेप्लिकेटिंग स्कीम्स लाइक उत्तर प्रदेश फ्री साइकिल प्रोग्राम फॉर लेबरर बट ऑन अ लार्जर स्केल इज सजेस्टेड। तो ऐसी स्कीम उत्तर प्रदेश में भी चलती है जिसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात हो रही है। अब देखिए चैलेंजेस और सोल्यूशन की बात करें, स्पेशली अर्बन एरियाज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं कि गाँव देहात वाले क्षेत्रों में साइकिल तो काम आती है, ठीक है, लेकिन अर्बन एरियाज में, शहरों में लोग अक्सर कम साइकिल चलाते हैं क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये साइकिलिस्ट को प्रॉब्लम देता है। कि जैसे अलग अलग मल्टी लेन रोड होते हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं, उनमें बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, उनका ट्रैफिक काफ़ी होता है। काफ़ी सारे फ्लाईओवर होते हैं जिन पे साइकिल नहीं चढ़ पाती हैं, ठीक है। और ख़ासकर एक अलग से साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे साइकिलिंग स्टैंड हो गए, साइकिलिंग रिपेयर शॉप हो गई, साइकिलिंग लेन्स हो गई, ठीक है, बैरियर हो गए, बाउंड्रीज हो गई साइकिलिंग की, तो ये सब नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग साइकिलिंग चलाते हैं उनको खतरा होता है एक्सीडेंट का। तो इसलिए लोग शहरों में साइकिल थोड़ा कम चलाते हैं। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि शहरों में जो संभावना है किसी साइकिलिस्ट की एक्सीडेंट होने की वो 40% ज़्यादा होती है। कार के मुकाबले साइकिल की एक्सीडेंट होने की संभावना अगर दिल्ली की बात करें तो 40% ज़्यादा होती है शहरों में। तो शहरों में साइकिलिंग प्रमोट करने के लिए सबसे पहली बात तो डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक होने चाहिए, ठीक है, पार्किंग होनी चाहिए और रिपेयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब हमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विलिंगनेस की ज़रूरत है हमें साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए, और एक साइकिलिस्ट
साइकिलिंग वाले एस्पेक्ट को अपने मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। अर्जिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू इंक्लूडिंग अ साइक्लिस्ट मैनिफेस्टो इन एजेंडा। तो ये जो ऑथर हैं ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है जिसमें पार्टीज अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव करती हैं, वहां पे साइक्लिस्ट के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सजेस्ट अ पोटेंशियल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग साइकिलिंग फ्रेंडली पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। तो ये हिंट देता है कि हमारी कंट्री में और अच्छी साइकिल फ्रेंडली पॉलिसीज होना चाहिए। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, ये अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये यही बताता है कि साइकिलिंग हमारे कंट्री में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन ये रूरल एरियाज़ में बढ़ रही है, अर्बन एरियाज़ में कम हो रही है। एंड वो भी बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट उसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इसे अर्बन एरियाज़ में भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज लाने की ज़रूरत है। एंड ये सब होएगा कैसे? जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से इसे इनिशिएट करें। तो ये हो गया आपका थर्ड आर्टिकल। उसके बाद आता है द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इज ब्रोकन। ठीक है, तो ये देखिए, रीबिल्डिंग कोलैबोरेशन इन इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, तो ये आर्टिकल कहता है कि हमारे कंट्री में जो पॉलिटिक्स चलती है, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें और ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है। ठीक है, द फंक्शनिंग डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन कोलैबोरेशन नॉट जस्ट अपोजिशन और रेजीम चेंज। कि किसी भी कंट्री में कोई भी जो डेमोक्रेसी है वो कोलैबोरेशन से चलती है, अच्छे से, कि एक दूसरे के मेलजोल से चलती है, ना कि सिर्फ ऑपोजिशन और मेजॉरिटी से। ठीक है, इट्स पर्पस लाइज इन बिल्डिंग कंसेंसस फॉर स्पेसिफिक पाथ एंड एनेबलिंग कलेक्टिव एक्शन। कि जो कोलैबोरेशन होता है, आपस में काम करना होता है, उसका पर्पस देखिए एक ही होता है कि किसी अच्छी दिशा में किसी आर्गुमेंट को ले जाना, किसी डिबेट को ले जाना, एंड साथ में किसी एक्शन को इम्प्लीमेंट करना। Traditional space for consensus building, public discourse, civil society, politics are failing to facilitate this crucial collaboration। कि आज के समय में हमारी कंट्री में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पब्लिक हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, उनके बीच में आपस में कोलैबोरेशन बहुत कम हो रहा है और फेलिंग टू फैसिलिटेट। तो आपस में कंसेंसस, सहमति नहीं बन पा रही है चीजों को लेकर। Unlike institutional capture where state institutions are compromised, this issue lies at heart of India's political process itself, hindering the ability to work together on issues of public concern। तो देखिए, दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात करी है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। पब्लिक डिस्कोर्स वाइटल फॉर फॉस्टरिंग कंसेंसस इज प्लेग्ड बाय थ्री इंटरकनेक्टेड इशूज। तो अगर पब्लिक डिस्कोर्स की बात करें, पब्लिक डिस्कशंस या पब्लिक फोरम्स की बात करें, तो यहाँ पे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कोलैबोरेशन इशूज हैं। तो सबसे पहला है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन मेन स्ट्रीम मीडिया। कि जो पब्लिक है, अब उसे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं मानती है। हिंडरिंग इट्स एबिलिटी टू एस्टैब्लिश फैक्चुअल फाउंडेशन एंड कंट्रोल नैरेटिव। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है पब्लिक को, क्योंकि अब ट्रस्ट नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो उन्हें एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, या फिर पब्लिक को अगर कोई नैरेटिव कंट्रोल करना है तो वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद राइज ऑफ सोशल मीडिया होता है, प्रायोरिटाइजिंग वायरलिटी ओवर सब्सटेंस। की सोशल मीडिया अब बहुत तेजी से उभर रहा है एंड इसका फोकस क्या होता है? चीजों को वायरल करना, ना कि सही चीज दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायबल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस ना करके कोशिश किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बस इसे देख लें, व्यू आ जाए एंड लोगों को पैसे मिल जाए। उसके बाद आता है हाइपर पार्टिसनशिप रिप्लेसिंग डायलॉग विद कंटेंट दैट इन्फोर्सेस प्री एग्जिस्टिंग अलायंसेस। की लोग जो हैं अब आपस में डायलॉग नहीं करना चाहते, बल्कि हाइपर पार्टिसनशिप करते हैं कि जिस तरफ वो हैं आंख बंद करके सिर्फ उसी को ही फॉलो करते हैं। अगर वो अच्छा होगा तो अच्छा फॉलो करेंगे, गलत होगा तो उसके गलत पाथ को भी आर्ग्यू करेंगे। This fragmented media landscape prioritizing capturing fleeting attention over fostering meaningful discussion। तो जो मीडिया का जो लैंडस्केप होता है आज के समय में, उसका मेन फोकस क्या है कि लोगों का बस अटेंशन, लोगों का ध्यान केंद्रित करें, ना कि लोगों के बीच में एक मीनिंगफुल डिस्कशन क्रिएट करें। ठीक है, टर्निंग पब्लिक डिस्कोर्स इन अ बैटल ग्राउंड फॉर सेल्फ प्रमोशन एंड ट्राइबल लॉयल्टी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मीडिया लैंडस्केप है वो एक टाइप से बैटल ग्राउंड बन गया है। ठीक है, जहां पे लोग खुद को प्रमोट करते हैं, खुद की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं एंड एक दूसरे के प्रति सिर्फ लॉयल्टी दिखाते हैं, ना कि एक लॉजिकल डिस्कशन यूज करते हैं। अब देखिए द स्टेट सेंट्रिक शिफ्ट इन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
सिविल सोसाइटी ट्रेडिशनली द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस इज फेलिंग टू प्रपोज ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी अब कोई ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर रही हैं. Focus has shifted towards relying on state intervention through courts, bureaucracies, losing its representative in the process. तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, पहले इनकी खुद की काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन और पावर होती थी, लेकिन अब इन्हें कुछ भी करना होता है ये सिर्फ कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही अपना काम करवाते हैं. एंड इनका जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर था, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला, लोगों के प्रति के सामने जो पावर विल्ड करने वाला जो एस्पेक्ट था वो बहुत कम हो गया है. तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कोई बहुत बड़ा भारी बदलाव नहीं ला पा रहे हैं. दिस डिपेंडेंस ऑन स्टेट स्ट्रेंथेन्स इट्स मॉरल अथॉरिटी बट वीकन्स इट्स एबिलिटी टू रिकंसाइल डाइवर्स व्यू पॉइंट थ्रू नेगोशिएशन. तो ये अच्छी बात है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सरकार के माध्यम से सारे काम करवा रही हैं, ये मॉरली तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो अलग अलग तरीके के नज़रिए होते हैं वो सारे सामने नहीं आ पाते हैं, या फिर जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनके स्टेक होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते. एडिशनली सिविल सोसाइटी ग्रुप्स often bypass the political process by seeking solutions through legal or bureaucratic channel, further hindering collaboration. उसके बाद है इंटरनल पॉलिटिक्स ट्रिपल पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की पॉलिटिक्स को ब्लेम किया जा रहा है. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे इंटरनल इश्यूज होते हैं, ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज में भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रगल टू ट्रांसलेट कॉन्स्टिट्यूएंसी नीड्स इनटू अ नेशनल पॉलिसी ड्यू टू लिमिटेशन विद इन पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर. की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलएज एमपीज होते हैं, वो किसी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड को एक नेशनल इशू नहीं बना पाते हैं, कि एक नेशनल एजेंडा नहीं बना पाते हैं, एंड उसी दायरे में काम करते हैं जिस दायरे में पार्टी उन्हें काम करने को कहती है, ना कि लोगों की नीड्स को फुलफिल करें. अनसर्टेन इलेक्टोरल बेनिफिट्स फ्रॉम टैकलिंग पॉलिसी इशूड कंपेयर टू डिलीवरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट सर्विसेज, ठीक है. फर्दर डिस्करेज सच एफर्ट्स. उसके बाद है कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ लोकल, स्टेट एंड नेशनल इश्यूज एट प्लेन इलेक्शंस प्रायोरिटाइज पार्टी सिंबल्स ओवर इंडिविजुअल कैंडिडेट. तो यहाँ पे एक और कोलैबोरेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट से ज़्यादा पार्टी रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है. पार्टी सिंबल पे ज़्यादा फोकस रहता है. सारे जो अलग अलग इश्यूज हैं वो पार्टी डिस्कस करती है, ना कि पार्टी के मेंबर्स, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल कैंडिडेट. दिस कपल्ड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ लीडरशिप पोजीशन एंड लार्ज पूल ऑफ एस्पिरेंट्स फ्यूल इंटरनल पावर स्ट्रगल. एंड इसके आखिरी में ये बताया गया है कि पार्टी की जो लीडरशिप पोजीशंस होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, एंड उस पर पहुंचने वाले कैंडिडेट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं. इसकी वजह से आपस में कोलैबोरेशन से ज़्यादा कंपटीशन होता है और पावर स्ट्रगल होता है. आखिरी में विशियस साइकिल ऑफ डिसफंक्शन बोला है. देखिए ये क्या है. These issues in each center reinforce each other, कि सिविल सोसाइटी हो गया, पब्लिक हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इन सब में अलग अलग इश्यूज होने की वजह से देखिए ये एक दूसरे के इश्यूज को और ज़्यादा सीरियस कर देते हैं. कि मीडिया में हाईलाइट इश्यूज बट प्रोग्रेस रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज विच देमसेल्व्स आर वीकेंड. कि अगर मीडिया कोई हाईलाइट करे इशू तो मीडिया के हाईलाइटेड इशू को आगे पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी ले जाती हैं, लेकिन अगर इनके बीच में कोलैबोरेशन नहीं रहेगा तो मीडिया की न्यूज़ आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है. तो ये एक केस हो गया कि कैसे डिसफंक्शन होता है. एंड ये जो डिसफंक्शनल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम अलाउज अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू गेन इन्फ्लुएंस. एंड जब ऐसा होता है कि मीडिया की जो असली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तब जो अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सही लोग नहीं होते हैं, वो इसको यूटिलाइज करके अपनी इन्फ्लुएंस गेन करते हैं. द टॉप डाउन स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीज वीकल सिविल सोसाइटी रोल बाय रेजिंग द बार फॉर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन पुशिंग देम टुवर्ड्स लॉबिंग और ब्यूरोक्रेटिक पार्टनरशिप. की असल में क्या होता है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से अपनी डिमांड्स सामने रखें, ठीक है. तो इसके और जब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वीक हो जाती हैं तो क्या करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ना कोलैबोरेट करके लॉबिंग करते हैं, ब्यूरोक्रेसी पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, मीडिया वीक हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल सही से प्ले नहीं कर पाती. अब यहाँ पर बोला है नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन.
The complexity of these interconnected problems doesn't negate the urgency to address them, especially for the world's largest democracy. कि हाँ, ये जो इश्यूज हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता है. फाइंडिंग अ सोल्यूशन रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट टू रिवाइटलाइज कोलैबोरेशन अक्रॉस पब्लिक डिस्कोर्स, सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये इसका सोल्यूशन एक ही है कि जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक हैं उनके बीच में और अच्छी कोलैबोरेशन हो सके. उसके बाद है द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशंस. ये आपका आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर इसकी रेलेवेंस के बारे में बात करें तो इसका रेलेवेंस प्री में बहुत ज़्यादा है कि जैसे हम यहाँ पे ब्लैक कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टाइप से पल्यूटेंट एंड आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है. तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कार्बन एमिशंस क्या होते हैं, कहाँ से होते हैं एंड इन्हें कैसे कर्व किया जाता है एंड इसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज होते हैं एमिशंस के. इसके अलावा क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं एमिशंस को कम करने के लिए. एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका GS3 में आता है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में. एंड स्पेशली जो आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं या आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, UNFCCC हो गया, तो यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं या फिर ब्लैक कार्बन एमिशंस का इंडिया पे क्या फर्क आ रहा है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है एंड इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने. तो ये सारी चीजें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है. तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है. इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, नेट जीरो गोल्स एंड ब्लैक कार्बन रिडक्शन की at COP26 2021 India pledged net zero emission by 2070 aiming for carbon neutrality. तो जो COP26 2021 में हुआ था वहां पे इंडिया ने घोषणा करी कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेगा. कि इंडिया से जो नेट एमिशन होंगे कि जितने सारे एमिशंस इंडिया करेगा उतने सारे एमिशंस इंडिया खुद एब्जॉर्ब भी करेगा. तो एक टाइप से बैलेंस बना रहेगा एमिशन और एब्जॉर्प्शन में एंड इंडिया जो है पूरी दुनिया में एडिशनली कार्बन को एमिट नहीं करेगा. तो इसको कहते हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी, की जितना कार्बन एमिट किया उतना कार्बन वापस एब्जॉर्ब कर लिया, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन एनवायरनमेंट में नहीं है. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट्स ओवर 180 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड बाय 2023 with a target of 500 गीगावाट by 2030. तो ये आपका प्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक हमारी कंट्री में कितना रिन्यूएबल एनर्जी हो चुकी है, 180 गीगावाट 2023 में. एंड हमारा उद्देश्य क्या है कि 2030 तक इसको 500 गीगावाट करा जाए. These efforts represent a long term vision for climate mitigation. तो हमारा जो ओवरऑल नजरिया है ये लंबी दूरी को सोच के है. दूसरे नंबर पे है ब्लैक कार्बन प्रेसिंग थ्रेट कि हाँ इन कार्बन एमिशंस को लेके एफर्ट्स तो ले रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो ब्लैक कार्बन होता है, ठीक है, जो कोयला जलने पे या फिर पॉल्यूशन होने पे, किसी भी चीज के जलने पे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं. एंड वो जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं एंड वो जो है हमारी सेहत के लिए बहुत खराब होते हैं. ब्लैक कार्बन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जब कोई भी चीज सिर्फ आधी अधूरी जली होती है तब उससे जो धुआं निकलता है या फिर कार्बन एमिशंस होते हैं तो उन्हें हम ब्लैक कार्बन कहते हैं. एंड ये जो है ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है एंड इसके अलावा ये हमारी हेल्थ रिस्क भी इंक्रीज करते हैं. स्टडीज लिंक ब्लैक कार्बन एक्सपोजर टू हार्ट डिजीज, बर्थ कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ. की जो अलग अलग स्टडी हुई है उससे पाया गया है कि ब्लैक कार्बन की वजह से देखिए हार्ट डिजीज होते हैं, जो चाइल्ड बर्थ होती है उसमें अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं और लोगों की समय से पहले डेथ हो जाती है. एंड सबसे मेजर सोर्स क्या है ये ध्यान में रखिए. ये मेजर सोर्स जो है आपके लिए प्री के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. बर्निंग बायोमास फॉर कुकिंग इन ट्रेडिशनल स्टोव्स, की जो लकड़ी जला के कुकिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर बायोमास हो गया कि जो हम काउडंग को यूज करते हैं बर्न करके कुक करने के लिए, वो सबसे बड़ा सोर्स होता है ब्लैक कार्बन का इंडिया में. तो देखते हैं कि ब्लैक कार्बन के और क्या क्या सोर्सेज होते हैं. कि 2016 में एक
स्टडी आई थी जहां पे बोला गया कि रेजिडेंशियल सेक्टर जो है, जो लोगों के घर हैं, सबसे ज्यादा वहां से ब्लैक कार्बन निकलता है, लगभग 47% इंडिया में। इंडस्ट्रीज और उद्योग जो होते हैं 22%, जो डीजल व्हीकल्स होते हैं 17%, जो खुले में हम लोग कूड़ा कचरा या जो भी जलाते हैं उससे 12% होता है। तो सबसे ज्यादा घरों से ब्लैक कार्बन निकलता है। Decarbonization efforts in industry and transport have shown some progress, but the residential sector remains challenge। कि अभी तक हमने काफी सारे एफर्ट्स लिए हैं इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, यानी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा भी है, लेकिन जो रेजिडेंशियल सेक्टर है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम, तो यहाँ पे देखिए ये स्कीम आती है ब्लैक कार्बन को रोकने के लिए, ठीक है। ये 2016 में आती है स्कीम। यहाँ पे क्या है कि लोगों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलते हैं, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि लोग जो हैं एक साफ सुथरे ईंधन की मदद से खाना बनाएं, धुआं ना हो एंड ब्लैक कार्बन ना फैले और लोगों की हेल्थ रिस्क कम हो। एंड जो ट्रेडिशनल मेथड है जला के, किसी भी लकड़ी को या कंडे को जला के खाना बनाने का, उससे हम आगे बढ़ सकें। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम का ब्लैक कार्बन एमिशंस को रोकने में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ओवर 10 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैव रिसीव्ड कनेक्शंस अमंग पीएमयूवाई एज ऑफ जनवरी 2024। की जनवरी 2024 तक अभी तक 10 करोड़ घरों को इस फ्री एलपीजी कनेक्शन मिल चुका है। लेकिन अब देखिए इस स्कीम के भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, कि जैसे लो रिफिल रेट एंड अफोर्डेबिलिटी। कि डेटा ये बताता है कि 25% बेनिफिशियरीज जो हैं कभी अपना सिलेंडर वापस से नहीं भराते हैं। एंड जब वापस से 25% लोग जो हैं, 10 करोड़ में 25% लोग जो हैं अपना सिलेंडर नहीं भराएंगे, लगभग 2.7 करोड़ लोग, जब उनके पास गैस खत्म हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, वापस से ट्रेडिशनल फ्यूल जलाएंगे एंड उनसे वापस से हाई ब्लैक कार्बन एमिशन होंगे। तो ऐसे क्या रीजंस हैं कि रीफिल रेट जो है इस स्कीम में लो है? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि रीफिल कराने में लगता है पैसा, एंड उसको रीफिल कराने का काफी महंगा पड़ता है, ठीक है। एंड अगर कोई भी किसान जो कि बहुत गरीब है, उसको पैसे बचाने हैं, एंड उसके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो वो पैसा खर्च करके 800 900 या 1000 रुपये पैसे खर्च करके अपना सिलेंडर रीफिल करवाए 1 महीने के लिए, या फिर वो जाके काउडंग को या फिर कंडों को या फिर लकड़ी से आग जला के मुफ्त में खाना बना ले। तो अब जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली किसान जो है इस ऑप्शन को चुनता है। दूसरी बात यह है कि एलपीजी जो है इसके दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी जो है उतनी ही है जितनी पहले थी। तो यहाँ पे लोगों का खर्चा काफी होता है। द एवरेज हाउस होल्ड कंज्यूम्स ओनली हाफ द एलपीजी एज रेगुलर हाउस होल्ड, कि इनका कंजम्पशन एलपीजी का वैसे भी बहुत कम होता है। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय दिस, फेसिंग हायर इंडोर पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। की इसकी वजह से देखिए प्रभाव सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है, गलत प्रभाव किस पे पड़ता है, बच्चों पे और महिलाओं पे, क्योंकि वो घर ही में रहते हैं, घर ही के अंदर लकड़ी जलती है, कंडे जलते हैं, उससे धुआं होता है और उसी धुएं में वो लोग सांस लेते हैं और ब्लैक कार्बन आता है। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स सब्सिडी एंड, तो इसको लेके सरकार ने अभी तक क्या किया है, अभी तक देखिए क्या क्या कदम उठाए हैं। एक तो एलपीजी की सब्सिडी बढ़ा दी है और टेम्परेरली दाम कम कर दिए हैं एलपीजी रिफिल के और एलपीजी कनेक्शन के। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस सब्सिडीज इज अ कंसर्न, कि सवाल उठता है कि सरकार जो है कब तक सब्सिडी के माध्यम से ही अपना पॉलिसी चलाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर सरकार बहुत लंबे समय तक सब्सिडी देती है तो उसमें सरकार का भी काफी ज्यादा खर्चा जाता है, जो कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज हो सकता है। Another challenge is ensuring last mile connectivity in rural areas for LPG distribution। की दूसरा देखिए सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है कि दूर से दूर व्यक्ति जो रह रहा है, पिछड़े से पिछड़े जगह पे जो व्यक्ति रह रहा है, उस तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आखिरी व्यक्ति तक कैसे हम इस स्कीम को पहुंचा सकें, उस पर कोशिश की जा रही है। उसके बाद है पोटेंशियल सोल्यूशन, क्या बताया जा रहा है, लोकल प्रोडक्शन ऑफ कोल बेड मीथेन। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, नया तरीके का ईंधन है, इस पे फोकस करने की पे ऑथर जो है सजेस्ट कर रहा है। पंचायत को टेक इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सीबीएम गैस लोकली, कि
जो कोल बेड मीथेन गैस है इसको लोकली प्रोड्यूस किया जाए, गांवों में प्रोड्यूस किया जाए, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो पंचायत हैं उन्हें पहल लेनी चाहिए। एंड जो सीबीएम होता है ये और ज़्यादा साफ सुथरा ईंधन होता है, एंड इसमें बहुत कम कार्बन एमिशन होता है, एंड इसमें इन्वेस्ट भी बहुत कम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसकी लोकलाइज्ड अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, अब उसके बाद बात होती है ग्लोबल लीडरशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। जो एसडीजी हैं वो क्या क्या कहते हैं हमारे ब्लैक कार्बन और इंडोर पोल्यूशन के मामले में, कि इंडिया जो है एसडीजी गोल्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी पहल ले रहा है, एंड इंडिया ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए भी हैं। एंड कौन कौन से एसडीजी जो हैं ब्लैक कार्बन से संबंधित आते हैं, ये बहुत ध्यान में रखिए। ये आपका प्रीलिम्स एंड आपके मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आप इन फैक्ट्स को कोट कर सकते हैं। जो एसडीजी 7 है ये आपका बताता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और एसडीजी 3 है ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग ब्लैक कार्बन रिडक्शन कैन पोजिशन इंडिया एज अ लीडर इन एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। अगर इंडिया सफल होता है ब्लैक कार्बन एमिशन को कम करने में, तो इंडिया पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छे स्थान पे हो सकता है पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेट चेंज। मिटिगेटिंग पोटेंशियल एमिशन कुड प्रिवेंट ओवर 6 लाख एयर पोल्यूशन डेथ। तो अगर हम करने में सक्षम होते हैं तो लगभग हर साल हम एयर पोल्यूशन से होने वाली 6 लाख डेथ्स को कम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि इंडिया जो है एक बैलेंसिंग एक्ट में है, कि एक लॉन्ग टर्म इंडिया गोल जो है इंडिया फोकस करने की कोशिश कर रहा है, एंड एक इमीडिएट हेल्थ रिस्क भी इंडिया को कम करना पड़ेगा। एंड इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं जिनको इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। तो इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे। तो ये थे हमारे आज के सारे आर्टिकल्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल।